संगीत से जुड़े विषयों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सत श्री अकाल, नमस्कार, सभी को सलाम। मैं डॉक्टर सरबजीत सिंह आज आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धतियों की तुलना व समानता। इससे पहले आपने मेरी 2 वीडियोस देखी थी, तो मैंने इन्हीं दोनों महान विभूतियों के जीवन पर प्रकाश डाला था। तो आपको काफ़ी अच्छी लगी, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए और अप्रिशिएट किया। उन सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो काफ़ी मेरे पास स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर स्वरलिपि पद्धति के बारे में आप एक ऐसी वीडियो बनाएं, क्योंकि हमें इसके बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज मैंने सोचा कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो उनके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक तरफ मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स भातखंडे स्वरलिपि, एक तरफ लिख दिया विष्णु दिगंबर स्वरलिपि। तो स्वरों को दर्शाने के लिए, मंदिर सप्तक का चिन्ह दर्शाने के लिए हम देखते हैं कि स्वरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, और जबकि विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति के अंदर स्वरों के ऊपर बिंदी लगा दी जाती है। मध्य सप्तक को दर्शाने के लिए यहाँ पर कोई चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता। इसी तरह से विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में भी कोई चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता। ये दोनों में समानता है। आप साथ साथ नोट करते जाएं स्टूडेंट्स। तार सप्तक का चिन्ह दिखाने के लिए स्वरों के ऊपर बिंदी लगा दी जाती है, जबकि विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में ऐसा नहीं है। जिस तरीके से भातखंडे स्वरलिपि में म तीव्र लिखा जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर हर एक स्वर के ऊपर खड़ी रेखा लगा दी जाती है, जो कि सूचक होता है तार सप्तक का। अब चलते हैं ताल की ओर। सम का चिन्ह दर्शाने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह से हम सम दर्शाते हैं, और विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में 1 नंबर डालकर चिन्ह को दर्शाया जाता है, सम को दर्शाया जाता है। खाली का चिन्ह किस तरीके से भातखंडे में स्वरलिपि में लिखा जाता है, इसको 0 से दर्शाया जाता है, जबकि दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में सम का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ताली के चिन्ह का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर नंबर्स, अंक लिख दिए जाते हैं 2, 3, 4 आदि, और दिगंबर स्वरलिपि में जिस मात्रा की ताली बजेगी उसी मात्रा की संख्या लिख दी जाती है, यानी कि जिन जिन मात्राओं पर ताली बजती है वहाँ पर जो मात्रा आती है वही सेम नंबर नीचे लिख दिया जाता है। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा दूँगा। थोड़ा सा पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। विभाग का चिन्ह स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि विभाग का चिन्ह स्वरलिपि में एक लंबी रेखा खींच दी जाती है, वो विभाग का चिन्ह होता है। इसी तरीके से विभाग का चिन्ह दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में नहीं प्रयोग किया जाता, और जबकि आवर्तन पूरा होने पर एक विभाग का छोटा सा एक लाइन लगा दी जाती है, वो तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं स्वर सौंदर्य में। अब यहाँ पर इन तीनों में एक समानता है, मेड से लेकर खटका तक ये बिल्कुल चीज़ें, स्वरों के चिन्ह बिल्कुल समान हैं। मीट का चिन्ह दर्शाने के लिए जैसे प ग ऊपर इस तरीके से हमने एक आधा चंद्रमा बना दिया गया है, तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर भी बिल्कुल एक जैसा ही है। कण का प्रयोग किस तरीके से किया गया है, प लिखा और इसके बाईं ओर ऊपर जो स्वर का कण है उसको लिख दिया जाता है। इनमें भी बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ का, इसी चिन्ह का प्रयोग किया गया है। खटका दर्शाने के लिए दोनों में एक जैसी बात आ रही है। स्वर उच्चारण में विभिन्नता हमारी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से भातखंडे स्वरलिपि में हम स्वरों को बढ़ाने के लिए हम एस का प्रयोग करते हैं, इधर दूसरी तरफ यहाँ पर 0 का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को स्टूडेंट्स आप लिख लें। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो मैं पीछे हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं स्वरमान। स्वरों को किस तरीके से मात्राओं में लिखा जाता है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि एक मात्रा में दर्शाने के लिए हम एक एक स्वर इस तरीके से लिख देते हैं, तो वो एक मात्रा गिनी जाती है। और दिगंबर स्वरलिपि के अंदर एक मात्रा को दर्शाने के लिए
रे के नीचे बिल्कुल साथ नहीं लिखना है, वो जैसे हम भातखंडे स्वरलिपि में कोमल रे लिखते हैं उस तरीके से नहीं, थोड़ा सा नीचे करके आप ऐसे एक लाइन लगाएंगे। आधी मात्रा को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, दो स्वरों को एक साथ लिख देते हैं, उसके नीचे हम अर्धचंद्रमा ऐसे लगा देते हैं। इधर विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति के अंदर आधी मात्रा को दर्शाने के लिए स्वरों के नीचे एक बिंदु या गोल छोटा सा ऐसे लगा दिया जाता है, जिससे ये आधी मात्रा बन जाती है। अब डेढ़ मात्रा भातखंडे स्वरलिपि में किस तरीके से दर्शाई जाती है, जैसे आप सभी को पता है कि जैसे सा लिखा, ये इस तरीके से हमने डेढ़ मात्रा को दर्शाया। और दूसरी तरफ पंडित विष्णु दिगंबर स्वरलिपि के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक मात्रा को दर्शाने के लिए हमने लिख दिया, सा के नीचे इस तरीके से एक लाइन डाल दी। और आधी मात्रा को दर्शाने के लिए हमने क्या करना है, ये रे हमने प्रयोग किया, लेकिन इसके आगे दाईं ओर हमने एक गोल आकार, एक बिंदु सर्कल डाला, जो कि ये दर्शाएगा कि आधी मात्रा को गिनना है, यानी कि डेढ़ मात्रा को गिनना है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एक मात्रा को दर्शाने के लिए हमने सा के नीचे इस तरीके से कर दिया, और एक फार्मूला हम ये अपनाते हैं कि इसके दाईं ओर हम एक ज़ीरो का प्रयोग करते हैं, जो कि ये दर्शाएगा कि डेढ़ मात्रा में गिना जाना है। उसके आगे हमने आधी मात्रा का जो सा कोई भी स्वर है, मैंने आपको बताया था रे के नीचे ये, तो ये आधी मात्रा हमने बना दी। अब चलते हैं दो मात्रा किस तरह से दर्शाई जाती है। तो भातखंडे स्वरलिपि में जैसे कि आप सभी को पता है, जब एक स्वर को हम रे के बाद ऐसे डैश लगा देते हैं तो उस स्वर पर हमें ठहरना होता है, रे सा। तो विष्णु दिगंबर स्वरलिपि में इस चीज़ को दर्शाने के लिए लेटा हुआ एस का प्रयोग किया जाता है। 1/4 मात्रा दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के अंदर जैसे कि आप सभी जानते हैं, और 4 स्वरों को हमने इस तरीके से लिखा और उसके नीचे इस तरीके से अर्धचंद्रमा हमने बना दिया। और 1/4 दर्शाने के लिए विष्णु दिगंबर स्वरलिपि के अंतर्गत क्या होता है कि इस तरीके से छोटा छोटा अर्धचंद्रमा हम ऐसे बनाएंगे 1/4। इससे हमें ये सूचक बन जाएगा कि 1/4 हमने करनी है हर मात्रा को, यानी कि सानी धापा 1/4 के अंतर्गत आ रही हैं, उस तरीके से ये मात्राएं 1/4 में आएंगी। 1/3 दिखाने के लिए हमने क्या करना है, भातखंडे स्वरलिपि के अंदर हम जिस तरीके से रे ग म, फिर वही सेम कंसेप्ट जैसे 1/4 में किया था, तो यहाँ पर विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति के अंदर हम क्या करेंगे, रे ग म लिख कर उनके नीचे 1/3 1/3 1/3 ऐसे लिख देंगे। और भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के अंतर्गत जिस तरीके से 1/3 मात्रा को दर्शाया गया था, उसी तरीके से 1/6 मात्रा का भी प्रयोग होगा। सारे गामा पाधा ये हम 6 स्वरों को लिख देते हैं, नीचे अर्धचंद्रमा ऐसे लगा देते हैं, और उसके बाद सेम टू सेम यहाँ पर करते हैं, और इन हर एक स्वर के नीचे 1/6 लिख देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 1/6 मात्रा हमारी बन जाएगी। ऊपर ये भातखंडे स्वरलिपि की एक ताल लिखी हुई है उसके अंतर्गत, तो उसमें हमने क्या देखा कि 1 से 12 मात्राएं लिख दी, उसके बाद बोल लिख दिए, धिन धिन धागे त्रिकट तू ना कता धागे त्रिकट धीना, इस तरीके से दो आधी आधी मात्रा करके एक मात्रा के अंदर बना दिया गया, और 4 मात्राओं को दर्शाने के लिए इस तरीके से अर्धचंद्रमा बना दिया गया, इसी तरीके से आगे। और सम का चिन्ह दर्शाने के लिए मल्टीप्लाई, खाली का 0, और ताली का चिन्ह दर्शाने के लिए यहाँ पर नंबर दर्शाया है, दूसरी ताली, तीसरी ताली, चौथी ताली, यहाँ पर खाली खाली सम। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि के अंतर्गत देखते हैं, यहाँ मात्राएं आ गई हमारी, कुल जो 12 मात्राएं थी ऊपर आपको समझाने के लिए लिखी गई हैं सारी, और इसके बोल जो कि सेम रहेंगे। हमने इन बोलों को इस तरीके से लिख दिया। धिन, मैंने आपको बताया था एक सिंगल मात्रा के लिए इसके नीचे एक ऐसे एक लाइन, लेटी हुई लाइन लगाई जाती है, जो मैंने लगा दिया, और जिसका ये एक सूचक बन जाता है कि एक मात्रा है, एक मात्रा। आधी मात्रा के लिए नीचे जो बिंदु ये डॉट सर्कल लगाया है इस तरीके से लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया, आधी 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 एक मात्रा। तो हमने इसके अंदर अर्धचंद्रमा न लगाकर आधी आधी मात्रा लगा दी 0।
इसी तरीके से त्रिकेट का 1/4 का हमारा फॉर्मूला क्या था, सभी के नीचे इस तरीके से अर्ध चंद्रमा सभी स्वरों ताल के बोलों के नीचे हम बना देंगे। और इस तरीके से तू ना क ता धा गे के अंतर्गत क्या हुआ 0-0, क्योंकि ये आधी आधी मात्रा दर्शानी है। त्रिकेट के अंदर भी वही बात सेम टू सेम, और धीना के अंदर भी वही एक सिंगल हमने बोल को दर्शाना है तो यहाँ पर आ जाएगा। और ये इसके बाद आवर्तन का चिन्ह जो मैंने आपको बताया था, विष्णु दिगंबर लिपि के अंतर्गत कोई भी विभाग नहीं प्रयोग किया जाता, सिर्फ आवर्तन का चिन्ह ही दिखाया जाता है। तो विष्णु दिगंबर पद्धति एक मैथमेटिकल ज़्यादा है, और इसके अंदर अगर हम चिन्ह के ऊपर प्रकाश डालें, पहली मात्रा पर सम दर्शाने के लिए हमने क्या किया, एक नंबर 1 लिख दिया, और यहाँ पर जहाँ पर सम का निशान है ये खाली होता है, जबकि यहाँ पर 0 होता है। और ताली का निशान मैंने आपको बताया था कि ताली के निशान को दर्शाने के लिए, जैसे 5 नंबर है, यहाँ पर दूसरी ताली आ रही है, यहाँ पर 5वीं मात्रा है, और यहाँ पर 5वीं मात्रा 5 नंबर लिखकर ही ताली को दर्शाया जाएगा। ये खाली आ गई। 9वीं मात्रा पर क्या था, यहाँ पर तीसरी ताली थी, जबकि यहाँ पर 9वीं मात्रा पर हम 9 ही नंबर लिखेंगे, जो कि ये ताली का सूचक है। इसी तरह से 11वीं मात्रा पर 11 नंबर लिख देंगे। तो उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को आज की वीडियो में जो मैंने आज स्वर लिपि चिन्हों के बारे में बताया तो अच्छे से समझ आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट लगता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में यहाँ कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल पाए कि कितने स्टूडेंट्स के डाउट हैं। मैं उनको कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में आपको बहुत सारी अच्छी बातें लगी होंगी, और मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसे नए महत्वपूर्ण जो स्टूडेंट्स को नहीं पता है और उनके आने वाले स्टडीज़ में काम आए। तो ये जो सा आज का विषय है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और सिलेबस में आता है, यूनिट टेस्ट में आता है। कॉलेजेस स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में भी, उनके सिलेबस के अंदर भी ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। और जिस स्टूडेंट को इन चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा, उसके काफ़ी इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो भी मार्क्स आएंगे वो अच्छे ही आएंगे, अगर जो मेरी इस वीडियो को देख लेगा। और जहाँ कई बार हमें लगता है कि हमें कोई जब इसके बारे में समझाया जा रहा है हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें उस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, तभी आपको कंसेप्ट को क्लियर होगा। और ये कंसेप्ट तभी क्लियर हो पाएगा जिस स्टूडेंट का बेस अच्छा है, और जिस स्टूडेंट ने म्यूज़िक को पहले समझा है और इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट में लिया हुआ है। बिगनर्स के लिए आज की क्लास बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान रखें, इस टॉपिक को समझने के लिए पहले उनको बेसिक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो आज की क्लास को ज़्यादा हम आगे ना बढ़ाते हुए तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे अलविदा लेते हूँ, और ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। और सभी स्टूडेंट्स पढ़ते रहें लॉकडाउन में, और अपना ख्याल रखें, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।